हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 1 फरवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज है या आपके कोई भी सजेशंस है रिगार्डिंग दिस लेक्चर तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इंडियन साइट इज नॉमिनेटेड फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2024-25। 2024-25 के लिए रिसेंटली एक इंडियन साइट को नॉमिनेट किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के लिए। तो उस इंडियन साइट का नाम क्या है? तो इंडियन साइट का नाम है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। ये जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है इसमें टोटल 12 फोर्ट्स आ जाते हैं। इसमें टोटल कितने फोर्ट्स है? 12 फोर्ट्स हैं। एंड आउट ऑफ दिस 12 फोर्ट्स 11 फोर्ट्स कहां पे है? महाराष्ट्र में है और 1 फोर्ट है तमिलनाडु में। राइट। अब महाराष्ट्र में कौन से फोर्ट्स है, तमिलनाडु में कौन से फोर्ट्स है, एक बार हम देख लेते हैं। वैसे जो क्वेश्चन आएगा उसमें मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ही आने के चांसेस है, क्योंकि फोर्ट्स बहुत ज्यादा है, लर्न करने आसान नहीं है। हो सकता है फोर्ट्स के नाम ना पूछे जाएं, बट फिर भी जो फोर्ट्स के नाम है उनको एक बार अच्छे से रीड कर लेना। तो कौन से फोर्ट्स है महाराष्ट्र के? सालहेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, कंधेरी फोर्ट, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला फोर्ट, विजयदुर्ग फोर्ट, सिंधुदुर्ग फोर्ट। ये महाराष्ट्र के फोर्ट्स है। इसके अलावा तमिलनाडु का एक फोर्ट कौन सा है? जिंजी फोर्ट। इसके अलावा करंटली इंडिया में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है? तो इंडिया में टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। एंड आउट ऑफ दिस 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 34 कल्चरल साइट्स है एंड 7 जो है नेचुरल साइट्स है और 1 मिक्स्ड साइट है। 34 कल्चरल है, 7 नेचुरल साइट्स है एंड 1 मिक्स्ड साइट है। महाराष्ट्र के अंदर अब यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, यूनेस्को साइट्स महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा है। 6 साइट्स है महाराष्ट्र के अंदर। कौन कौन सी है? अजंता केव्स होगी, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, विक्टोरियस गोथिक एंड आर्ट डेको इंसेंबल ऑफ मुंबई एंड वेस्टर्न घाट्स हो गए महाराष्ट्र के। वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला वाले सारा पार्टी आ जाता है। राइट। नेक्स्ट चलते हैं। How many new wetlands are added to Ramsar sites recently? Recently Ramsar sites में 5 नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया है। पहले रामसर साइट्स के अंदर टोटल कितने वेटलैंड्स थे? 75 थे, जिसमें 5 और ऐड कर दिए गए हैं। तो अब टोटल जो रामसर साइट्स है, रामसर वेटलैंड साइट्स है इंडिया में कितनी हो गई? तो टोटल हो गई 80 साइट्स। राइट। अब रामसर साइट्स है क्या? जो रामसर साइट्स है, रामसर एक जगह का नाम है ईरान के अंदर, जो कि ये जो रामसर ट्रीटी जो साइन हुई थी, रामसर की कन्वेंशन साइन हुई थी, ये 1971 में साइन हुई थी। इसके अंदर ये बात हुई थी कि जितने भी वेटलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी है रामसर की, तो इसमें क्या था कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है उनको रामसर की साइट में, जो रामसर की लिस्ट है उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो इंडिया उस टाइम पे 1971 में जब ये कन्वेंशन हुई थी तो उस टाइम पे इंडिया इसकी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी थी, लेकिन बाद में 1 फरवरी 1982 को इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया था। राइट। कब रेटिफाई किया था इंडिया ने रामसर की कन्वेंशन को? 1 फरवरी 1982 में रेटिफाई किया था। तो उसके बाद हमारी गवर्नमेंट काफी अच्छी पॉलिसीज लेकर आई वेटलैंड्स के लिए, वेटलैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो जिसके चलते हुए हमारी जो नंबर ऑफ रामसर साइट्स है ये पिछले 10 सालों में 26 से बढ़कर 80 हो गई है। पहले 26 से पिछले 10 सालों में ये 26 से बढ़कर कितनी हो गई रामसर साइट्स? टोटल 80 हो गई है। एंड आउट ऑफ दिस 80 रामसर साइट्स, जो 38 रामसर साइट्स है, ये पिछले 3 सालों में ही ऐड हुई है और रिसेंटली तो अभी 5 ऐड हुई ही है आउट ऑफ दिस 38। राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स कौन सी स्टेट में है? तो वो है तमिलनाडु में। टोटल कितनी रामसर साइट्स है? 16 रामसर साइट्स है। फर्स्ट रामसर साइट इंडिया की कौन सी थी? तो वो थी ओडिशा की चिल्लिका लेक एंड राजस्थान का कियोलाडियो नेशनल पार्क, जो कि रामसर साइट की लिस्ट में ऐड हुए थे 1981 के अंदर।
अब रिसेंटली हमने देखा कि 5 साइट्स जो है इंडिया की वो रामसर की लिस्ट में ऐड हुई है। कौन सी वो 5 साइट्स है जो रामसर की लिस्ट में ऐड हुई है? उन 5 साइट्स में से 3 साइट्स है कर्नाटका से और 2 साइट्स है तमिलनाडु से। कर्नाटका की 3 साइट्स कौन सी है? अंकासमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अगंशनी एस्चुरी हो गई, मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये 3 है कर्नाटका की। कौन सी है? अंकसमुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अगंशनी एस्चुरी, मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये 3 कर्नाटका की रिसेंटली ऐड हुई है रामसर की लिस्ट में। 2 तमिलनाडु की ऐड हुई है। तमिलनाडु की कौन सी है? क्राइवेती बर्ड सेंचुरी एंड लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये 2 ऐड हुई है तमिलनाडु की रिसेंटली, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी को। इस साल का थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंडियाज रैंक्स इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? रिसेंटली करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, 2023 का आया है ये। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा रैंक है? इंडिया का रैंक है 93rd रैंक आया है इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। टोटल कितनी कंट्रीज है इसमें? तो इसमें आती है टोटल 180 कंट्रीज। 180 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक है 93rd रैंक। अब ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स होता क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में ये परसीव किया जाता है कि कौन सी कंट्री में ज्यादा करप्शन है, कौन सी कंट्री में कम करप्शन है। इसको रिलीज कौन करता है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स, रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कोई भी इंडेक्स आता है उसको रिलीज कौन करता है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर कर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से इसको रिलीज करता है। और ये इसमें जो करप्शन को परसेप्ट किया जाता है, परसीव किया जाता है, कौन से बेसिस पे? इसमें एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देखे जाते हैं, बिजनेस पीपल्स के ओपिनियन देखे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग करप्शन को वहां की कैसी करप्शन है, ज्यादा है कम है, उसको परसीव किया जाता है। और करप्शन के लिए एक स्केल यूज होता है, 0 to 100 के बीच में उसकी रेटिंग्स होती है। तो ये जो स्केल होता है इसमें किसी भी कंट्री का रैंक अगर 0 के पास है तो इट मीन्स वो हाईली करप्ट है। अगर 0 to 100 स्केल पे किसी कंट्री का जो रैंक है या कुछ जो स्केल है वो 0 के पास है तो वो कंट्री हाईली करप्ट है। अगर 100 के पास है उसका स्कोर तो वो कंट्री क्लीन है, मतलब उसमें करप्शन कम है, राइट। तो इंडिया का स्कोर कितना रहा है? ये जो स्केल है, स्केल पे इंडिया का ओवरऑल स्कोर कितना है 2023 में? तो इंडिया का ओवरऑल स्कोर है 39, जबकि 2022 में हमारा स्कोर था 40। तो 1 पॉइंट हमारा जो स्कोर है वो नीचे गिरा है, 0 की तरफ आया है, मतलब करप्शन हमारी कंट्री में बड़ी है। तो 2022 में इंडिया का रैंक था 85 और इस साल हमारा रैंक कितना हो गया? 93 रैंक हो गया। तो 85 से 93 पे पहुंच गया है, 1 पॉइंट पीछे जाने से ही, राइट। और टॉप पोजीशन से कौन सी है कंट्री जो लीस्ट करप्ट कंट्री है? लीस्ट करप्ट कंट्री है डेनमार्क। डेनमार्क का स्कोर कितना है? 90। लीस्ट करप्ट कंट्री कौन सी है अकॉर्डिंग टू करप्शन परसेप्शन इंडेक्स? लीस्ट करप्ट कंट्री है डेनमार्क। और सबसे ज्यादा करप्ट कंट्री कौन सी है? मोस्ट करप्ट कंट्री है सोमालिया। लीस्ट पे आ जाता है डेनमार्क, मोस्ट में आ जाती है सोमालिया। सोमालिया का स्कोर कितना है? 11। लीस्ट करप्ट कंट्री है डेनमार्क, स्कोर है 90। मोस्ट करप्ट कंट्री है सोमालिया, स्कोर है 11। नेक्स्ट है, विच स्टेट यूटी होस्ट खेलो इंडिया 2024 विंटर गेम्स? खेलो इंडिया 2024 विंटर गेम्स होने जा रही है, तो ये कहाँ पे हो रही है? लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर में। तो ये है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का मैस्कट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्नो लेपर्ड शीने शी, शान भी इसको बोलते हैं। यह है इसका मस्कट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये जो गेम्स है ये 2 पार्ट्स में होंगी। जो फर्स्ट पार्ट इनका होगा वो कहाँ पे होगा? फर्स्ट पार्ट होगा लद्दाख में। फर्स्ट पार्ट जो इन गेम्स का है वो लद्दाख में होगा, 2 से 6 फरवरी के बीच में होगा फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट पार्ट इसका खेला जाएगा। इसमें जो लद्दाख में होएंगे इसमें कौन सी गेम्स आ जाएगी? इसमें आ जाएगी आइस हॉकी एंड स्पीड स्केटिंग। जो सेकंड पार्ट है इन्हीं गेम्स का, सेकंड पार्ट होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर गुलमर्ग में।
कब से कब तक होगा? फरवरी 21 से लेकर 25 तक होगा। इसमें कौन सी गेम्स आ जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर? स्की माउंटेनियरिंग, एल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्की, गंडोला, ये गेम्स है जम्मू कश्मीर की, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, जॉर्ज सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बिकेम द न्यू किंग ऑफ विच कंट्री? रिसेंटली मलेशिया के नए किंग बने हैं जिनका नाम है जॉर्ज सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, मलेशिया के ये किंग बने हैं। मलेशिया में अभी भी मोनार्की सिस्टम चलता है जिसमें जो हेड होता है वो कौन होता है? किंग होता है। तो मोनार्की सिस्टम चलता है। अब मोनार्की सिस्टम में किंग कैसे, नया किंग जो होता है इलेक्ट होता है या बनता है? मलेशिया के अंदर टोटल 9 रॉयल फैमिलीज है। टोटल कितनी फैमिलीज है? 9 रॉयल फैमिलीज है। 9 रॉयल फैमिलीज है और इन फैमिलीज में से हर साल एक फैमिली का रोटेटिंग जो होता है, रोटेटिंग सिस्टम होता है, रोटेशन वाइज हर साल एक फैमिली का जो हेड होता है वो किंग बनता है 5 सालों के लिए। तो उसके बाद जब 5 सालों की टर्म खत्म हो जाती है वो चला जाता है, फिर नेक्स्ट फैमिली का आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट फैमिली का। तो ऐसे रोटेटिंग सिस्टम चलता है किंग का। तो जो हमारे इस साल के किंग बने हैं इब्राहिम, उन्होंने सक्सीड करा है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को। अब देखो, सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को सक्सीड कर गए इब्राहिम। तो अब ये सुल्तान अब्दुल्ला जी जो है ये अपने वापस होम स्टेट में चले गए हैं। इनका होम स्टेट क्या है? पहांग। इन्होंने अपना 5 ईयर का टेन्योर पूरा कर लिया है। नेक्स्ट है, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ है ये 16th फाइनेंस कमीशन? ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ है 31 दिसंबर 2023 को। ये अभी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। अभी ये अपनी रिकमेंडेशंस वगैरह देंगे, सारा कुछ करेंगे, अपना जो भी काम होता है। उसके बाद ये फोर्स में कब आएगा 16th फाइनेंस कमीशन? ये फोर्स में आएगा 1 अप्रैल 2026 को, राइट। तो अभी इसके चेयरमैन कौन बने हैं? श्री अरविंद पंगारिया जी इसके चेयरमैन बने हैं, जो कि नीति आयोग के पहले चेयरमैन रह चुके हैं और फॉर्मर वाइस चेयरमैन भी इसके रह चुके हैं, राइट। इसके 3 फुल टाइम मेंबर्स अनाउंस हुए हैं और 1 पार्ट टाइम मेंबर है। 3 फुल पार्ट टाइम मेंबर्स कौन से हैं? श्री अजय नारायण झा, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष। एंड पार्ट टाइम मेंबर कौन है? डॉक्टर सौम्या कांति घोष। नेक्स्ट है, अमित शाह लॉन्चेस ₹225 करोड़ प्रोजेक्ट्स टू कंप्यूटराइज ARDBs एंड RCSs इन विच सेक्टर? अब अमित शाह जी ने 225 करोड़ रुपए जो दिए हैं कंप्यूटराइजेशन के लिए। कौन से सेक्टर के ये प्रोजेक्ट्स है? ये कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आते हैं। ये ARDB RCS क्या है? ARDB है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स के कंप्यूटराइजेशन के लिए एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कंप्यूटराइजेशन के लिए ये पैसे जो है वो दिए गए हैं। ये जो प्रोजेक्ट है कंप्यूटराइजेशन का ये लॉन्च किया गया है। इस पे टोटल कॉस्ट आई है 225 करोड़ की। आई है नहीं, आएगी। इस पे मतलब जो एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इस पे टोटल कॉस्ट आएगी 225 करोड़ की। एंड आउट ऑफ दिस 225 करोड़ इसमें से 95 करोड़ खर्च किए जाएंगे रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की कंप्यूटराइजेशन के लिए, राइट। अब ये जो कंप्यूटराइजेशन करी जा रही है एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स की, इससे क्या है? इससे फार्मर्स को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन्स लेने में बेनिफिट होगा। उनको हेल्प मिलेगी लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स लेने में। अब ये जो फार्मर्स को लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं इसका बेनिफिट क्या होता है? फार्मर्स को जो लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जाते हैं ये एग्रीकल्चर सेक्टर की मॉडर्नाइजेशन के लिए जरूरी होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की मॉडर्नाइजेशन कैसे होती है? जैसे लॉन्ग टर्म लोन्स दे दिए तो उससे क्या होता है, जो फार्मर होता है वो मशीनरी वगैरह बाय करता है, जैसे ट्रैक्टर हो गया या हार्वेस्टिंग मशीन हो गई या सोइंग मशीन, ऐसी मशीनरी वगैरह बाय करता है, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मॉडर्नाइज होता है। नेक्स्ट है, हु इज रीअपॉइंटेड एज ACC चेयरमैन फॉर द 3rd सक्सेसिव ईयर? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन अभी बने हैं, रीअपॉइंट हुए हैं तीसरी बार। तो कौन है? उनका नाम है जय शाह। जय शाह कौन है? ये अमित शाह जी के ही बेटे हैं। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC जो शाह है, ये पहले इन्होंने जो ACC के चेयरमैन बने थे वो बने थे जनवरी 2021 में। उस टाइम पे इन्होंने सक्सीड किया था बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड प्रेसिडेंट नजमुल हसन को।
नेक्स्ट है यंग साइंटिस्ट इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड एट यंग साइंटिस्ट के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ पे? IIM विशाखापट्टनम में ये प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन और ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, ये दोनों मिलकर कोलैबोरेशन में ये जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च कर रहे हैं। यंग साइंटिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जो यंग साइंटिस्ट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इसके अंदर। और ये जो प्रोग्राम है ये कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 29 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था IIM विशाखापट्टनम में, राइट। Next, WHO awards certificates to how many countries for progress in eliminating industrially produced trans fats for the first time? इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल ट्रांस फैट्स, एक होते हैं इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स। तो हमारी बॉडी के लिए जो होते हैं हार्मफुल होते ही है, लेकिन जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स होते हैं ये ज्यादा हार्म करते हैं, जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें जाकर जम जाते हैं, राइट। तो अब इसके लिए WHO ने अब इसको एलिमिनेट करने के लिए इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स को, इसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करा था। तो इसमें जिन कंट्रीज ने अच्छा परफॉर्म किया है उसमें से जो टॉप की 5 कंट्रीज है उनको ये सर्टिफिकेट्स देने जा रहा है WHO। कौन सी कितनी कंट्रीज है? टोटल 5 कंट्रीज है। कौन सी 5 कंट्रीज है ये? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरेबिया एंड थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स को कम किया है, इसमें बेस्ट प्रैक्टिस की है, राइट। एम्बिशन क्या था WHO का? टारगेट क्या था उनका पहले टारगेट था कि जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स है उनको 2018 तक पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। फिर ये बढ़ाकर इसका कर दिया 2018 से 2023 तक, 2018 से लेकर 2023 तक इसको पूरी तरह से इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 2023 तक हमारा जो टारगेट था वो मीट नहीं हुआ है। इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैट्स को हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सर्वत्रा। सर्वत्रा क्या है? सर्वत्रा एक मोबाइल ब्रिज है। ये इस तरह का है, ये आर्मी का एक ट्रक होता है, इसमें लोड करके लेकर जाया जाता है। एक ब्रिज होता है जो कि नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेल्प करता है। ये वाला जो ब्रिज होता है मोबाइल ब्रिज होता है, इसको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है। जैसे अर्थक्वेक्स आ गए, सुनामी आ गई, तो ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज के टाइम पे इन ब्रिजेस को वहां पे ले जाकर लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। तो सर्वत्रा अ कटिंग एज मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम क्राफ्टेड बाय, ये किसने बनाया है? ACE एंड अंडर DRDO। ACE क्या है? आर्मामेंट एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग सिस्टम। ACE ने बनाया है अंडर DRDO। ये मल्टी स्पैन ब्रिज है। कितना गैप फिल करता है? 15 to 75 मीटर तक का गैप ये फिल कर देता है। और ये जिस ट्रक के ऊपर इनको रखकर ले जाया जाता है, जिस ट्रक के ऊपर इनको माउंट किया गया है, वो ट्रक कौन सा है? तत्रा 815 ट्रक्स है जिनके ऊपर इनको रखा गया है। और ये वाला जो ब्रिज है इसको 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर इसको वहां पे प्रॉपर्ली सेटअप कर दिया जाता है और लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू कैंगरू लिजर्ड अगस्त्यगामा एज स्पीसीज फ्रॉम द। अगस्त्यगामा एज स्पीसीज जिसको कैंगरू लिजर्ड बोलते हैं, कैंगरू लिजर्ड की नई स्पीसीज डिस्कवर करी है। कहां से? वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट में कहां से? केरला वाली साइड, कुलामावू इदुक्कू केरला से ये नई स्पीसीज इसकी अगस्त्यगामा जीनस की जो स्पीसीज है ये नई फाउंड आउट हुई है, जिसका नाम है कैंगरू लिजर्ड। अब ये जो है ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करती है? एगामिडा फैमिली को ये बिलोंग करती है। और ये अगस्त्यगामा जीनस की सेकंड स्पीसीज है। फर्स्ट स्पीसीज कौन सी थी? अगस्त्यगामा बिडोमी, जिसको बोलते थे इंडियन कैंगरू लिजर्ड। अब ये जो कैंगरू लिजर्ड है ये इसकी सेकंड स्पीसी है अगस्त्यगामा जीनस की, राइट। और जो फर्स्ट स्पीसीज थी इसकी इंडियन कैंगरू लिजर्ड या अगस्त्यगामा बिडोमी, ये कहां पे मिली थी? ये मिली थी शिवगिरी हिल्स तमिलनाडु में। और ये जो स्पीसीज है ना कैंगरू लिजर्ड की, ये पुअर क्लाइंबर्स होते हैं। पुअर क्लाइंबर्स क्यों होते हैं? क्योंकि इसका 5th रिड्यूस्ड टो होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्ली क्लाइंब नहीं कर पाते, इसीलिए ये पुअर क्लाइंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है इराविकुलम नेशनल पार्क। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये केरला में है। जो इराविकुलम नेशनल पार्क है ना, इसको हर साल फरवरी और मार्च के महीने में बंद कर दिया जाता है। फरवरी टू मार्च के बीच में इसको बंद क्यों किया जाता है? 2 महीने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे नीलगिरी ताहर का
काविंग सीजन होता है। नीलगिरी ताहर जो है ये अपने बच्चों को जन्म देती है, इसीलिए 2 महीने के लिए इनको बंद कर दिया जाता है इराविकुलम नेशनल पार्क को, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 1 फरवरी की। 1 फरवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। इस साल जो इंडियन कोस्ट गार्ड डे है ये 48th रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 1 फरवरी को न्यू दिल्ली में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1977 से इसकी शुरुआत हुई थी, राइट। किसके लिए करी गई थी? मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड जो थी वो सेटअप करी गई थी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।